लिखना एग्जाम्पल। बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट वही सेम पर्टिकुलर्स, दो कॉलम, एक होल्डिंग का, एक सब्सिडरी का, एक एच लिमिटेड और एक एस लिमिटेड, एक एच लिमिटेड का और एक एस लिमिटेड का। पर्टिकुलर्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। पर्टिकुलर्स एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। लिखना शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 3 लाख और 1 लाख। 3 लाख और 1 लाख। शेयर कैपिटल हो गई 3 लाख और 1 लाख। रिजर्व्स, रिजर्व्स 1 लाख और 10,000। 1 लाख और 10,000। लाइबिलिटीज 1 लाख और 40,000। नहीं, हाँ पर एक ही बात है, क्या कुछ भी हो चाहे नॉन करंट हो चाहे करंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में प्लस नहीं होनी है। 1 लाख और 40,000। 1 लाख और 40,000। एसेट साइड का आना, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स 2,20,000 और 1 लाख। 2,20,000 और 1 लाख। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ, एसेट साइड पे सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखना 90%। 90% और डेट डाल दो 31 मार्च। 31 मार्च यानी कि ईयर एंड। 31 मार्च, 31 मार्च, जो कि हमारा ईयर एंड हो गया। ठीक। फिर करंट एसेट, इसकी वैल्यू लिख दो 1,80,000। 1,80,000। और एसेट्स लिख दो करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो बैलेंसिंग बच रही है, करना लाइबिलिटी साइड को प्लस कर लो और इस साइड बैलेंसिंग। ज्यादा में तो खरीद सकते हैं ना। शेयर कैपिटल जो होती है वो फेस वैल्यू पे होती है, बट खरीद तो मार्केट वैल्यू पे, खरीदते मार्केट वैल्यू है तो वो ज्यादा हो सकती है। कितने आ रहे थे कि 1 लाख और 50,000 आ रहा होगा। 5 लाख और 1 लाख हमारा टोटल आ गया। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1,लाख और 50,000। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। प्रिपेयर, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक सेकंड देखना, ऐप में लैग करिए वीडियो, ऐसे दिख रहा है लैग, वो हैंग से। स्मूथ नहीं लग रही। यार ये लैग हो, नहीं मतलब लैग तो चलेगा बट स्मूथ चल रही है। ठीक है। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं, एक होल्डिंग है एक सब्सिडरी है। होल्डिंग सब्सिडरी, इसकी शेयर कैपिटल थी कितने की, 3 लाख और 1 लाख। फिर हमने देखे थे रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख और 10,000। और ये हमारी थी लाइबिलिटीज 1 लाख और 40,000। ठीक। ये तीन हमारे हो गए लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड पे एक हमारा फिक्स एसेट्स है, कितने का, 2,20,000 और 1 लाख। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी यानी कि एस 90% है, कितने के, 180। इसका कुछ नहीं है। और करंट एसेट्स ये हो गए 1 लाख
और ये हो गए 50,000। अब जो पिछले दो एग्जाम्पल्स हमने किए थे लास्ट क्लास में और इस एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? ये 90% पे है, वो क्या थे 100% पे थे। यानी कि जो पिछली क्लास में हमने एग्जांपल्स किए थे वो सारे के सारे 100% इन्वेस्टमेंट के थे, मतलब होली ऑन सब्सिडरी के थे, ठीक। बट यहाँ पर हमने 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करी शेयर्स में, यानी कि हमने कुछ कम शेयर खरीदे, तो इसको बोलते हैं पार्टली ऑन सब्सिडरी। वो थी होली ऑन सब्सिडरी जिसमें 100% हमारे पास है, एक होती है पार्टली ऑन सब्सिडरी जिसमें हमारे पास 100% से कुछ कम रहेगा, 95, 90, 90, 85, 80, मतलब 50% से ऊपर कुछ भी हो सकता है, बट पूरा 100 नहीं है तो क्या कहलाएगा? पार्टली ऑन सब्सिडरी। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंपनी लॉ के अंदर कि भाई पब्लिक कंपनी वो कंपनी मानी जाती है कि जिसकी 100 जिसके अंदर कम से कम कितने मेंबर्स हो? 7। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है जिसके अंदर कम से कम कितने मेंबर्स हो? 7। प्राइवेट कंपनी 2। तो क्या प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होली ऑन सब्सिडरी हो सकती है? कितने नॉमिनी? बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कहते हैं होली ऑन सब्सिडरी हो सकती है अगर मान लो तुम्हारी कोई पब्लिक कंपनी है, मैंने तुम्हारी वो पूरी की पूरी कंपनी अकेले ने खरीद ली, तो 100% शेयर होल्डिंग मेरे पास आ गई। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख शेयर्स थे और 10 लाख के 10 लाख मैंने खरीद लिए, तो मैं क्या हो गया? तुम क्या हो गए? मेरे होली ऑन सब्सिडरी हो गए। लेकिन उस केस में मुझे कम से कम 7 मेंबर्स तो चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा? 9,99,994 शेयर्स अपने पास दिखाऊंगा और 6 लोगों के पास एक एक शेयर दिखा दूंगा, ठीक है ना? तो वो एक हो जाएगा नॉमिनी टाइप कि भाई उनके पास 6 शेयर्स हो गए, टोटल 7 मेंबर हो गए, बट ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास, ठीक। तो ये क्या है? पार्टली ऑन सब्सिडी 90% के केस में। अब हमें इस केस में क्या करना होगा? जैसे हम लास्ट क्लास में गुडविल निकालते थे ना, ठीक। गुडविल या कैपिटल जब हम निकालते थे वो कैसे निकालते थे? जितनी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है और जितना हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है उसके बेस पे हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल लेते थे। तो अभी भी वैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो हमने खरीदा कितने में है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,80,000। यानी कि मैंने कितना पैसा लगाया? 1,80,000। जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी? 1,00,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का था? 10,000। टोटल कितना हुआ? 1,10,000। टोटल कितना हुआ? 1,10,000। ये जो टोटल 1,10,000 है, क्या सारा का सारा मैंने खरीद लिया? नहीं, मैंने तो कितना खरीदा है? 90%। तो यानी कि इस 1,10,000 का 10% अलग कर लो और 90% मैंने खरीदा है, वो 90% अलग कर लो। तो 10% कितना हुआ? 11,000। और 90% कितना हो गया? 99,000। तो मैंने जो खरीदा है वो कितना है? 99,000। लेकिन मैंने खरीदा कितने में? 1,80,000 में। तो गुडविल या कैपिटल जो आएगा यहाँ से निकालना कितना है? 81। हाँ, 81,000। तो ये हमारी क्या आ गई? गुडविल। ये हमारी क्या आएगी? गुडविल। क्योंकि मैंने 1,10,000 की उसके पास टोटल रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल थी जिसका 1,10,000 बनता है, लेकिन मैंने तो 90% ही खरीदा, 99,000। और वो 90% मैंने कितने में खरीदा? 1,80,000 में, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो तो खुद ही 90% पे दी हुई है, ठीक। वो तो ऑलरेडी मेरी कितने पे है? 90% पे है। यानी कि मेरी गुडविल कितनी आ गई? 81,000। तो सर ये 10% का क्या? इस 10% को बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। याद है लास्ट क्लास में मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब तुम्हें बताया था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, कब कब कैलकुलेट होता है और इसको किस तरीके से हम कैलकुलेशन दिखाते हैं इसकी। तो ये होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब बचा कुचा, जो 90% तो हमने खरीद लिया, तो मेजर पोर्शन तो हमारे पास है, तो माइनर किसके पास हुआ? माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों के पास, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों के पास। हाँ कर रहा है, देखते हैं इसका कुछ, ठीक। तो ये हो गया। अब हमें इसकी क्या बनानी होगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पहले मैं इसकी थोड़ी सी एंट्री दिखाता हूँ, क्या एंट्री होगी, फिर अपन देखते हैं बैलेंस शीट। तो अब क्या कर रहा है? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रहा है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया, तो होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? सब्सिडरी के फिक्स्ड एसेट सारे के सारे इसके हो गए, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 1,00,000। बैलेंस शीट, हाँ वो बनवाऊंगा ना, अभी पहले एक बार ये समझाना चाह रहा हूँ। एंट्री 50,000 ये हो गया, ठीक। टू लाइबिलिटी में कितना है? 40,000। और
टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट 11,000 और टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1,80,000। चेक करना गुडविल वही आ रही है 81,000। ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमने इस कंपनी के सारे एसेट्स ले लिए, सारी की सारी लाइबिलिटीज ले ली, ठीक है ना, एसेट्स ले लिए, लाइबिलिटीज ले ली, बट इन पे सारे पे मेरा राइट थोड़ी है, कुछ राइट तो किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, तो वो मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अलग से दे दिया 11,000 रुपए, मैंने लाइबिलिटी बना ली, मतलब क्रेडिट में डाल दिया, लाइबिलिटी हो गई मेरी। फिर बाकी जो इन्वेस्टमेंट थी उससे सेट ऑफ करके क्या आ गई, वही सेम केस हो गया, बस इसमें एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। क्या कह रहे हो, जनरल एंट्री नहीं करनी होगी, नहीं जनरल एंट्री वैसे करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधा बैलेंस शीट बनानी होगी। अभी तो बेसिक एग्जांपल से आगे जाके जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा कि किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। चलो बना दो बैलेंस शीट। अब सिर्फ किसकी बनेगी, एक ही कॉलम बनेगा एच का, क्योंकि एस तो है नहीं, अब वो तो कंसोलिडेट कर रहे हैं हम, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डाल दो। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, वही सेम फॉर्मेट जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। बस जो हम शेयर होल्डर फंड लिखेंगे ना पहले नंबर पे, उसके बाद एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आ जाएगा। मान लो ये बैलेंस शीट हो गई, इधर आ गया हमारा सबसे पहले लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में एक आती है शेयर कैपिटल और एक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। याद होगा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, होल्डिंग का। सर सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का क्यों, सब्सिडरी का तो हमने यहाँ पर इसके साथ एडजस्ट कर लिया ना, तो इसलिए सब्सिडरी का लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका लिखेंगे, होल्डिंग का। 3 लाख और 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख, ठीक। फिर उसके बाद एक यहाँ पर ये दोनों हो गए, फिर उसके बाद एक हेडिंग आएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया था, 11,000। फिर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कर लो 1,40,000, तो कितना हो गया, 1,40,000। एसेट साइड में लिख दो, फिक्स एसेट्स आ जाएंगे, गुडविल आ जाएगी, फिक्स एसेट्स गुडविल सब कुछ आ जाएगा, डाल दो। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा,
कितना आ रहा है टोटल? 5,51,000, 5,51,000। चलो एक और एग्जांपल लिखना, ये और ज्यादा अच्छा है। अब इसमें क्या होगा, अभी तक हम जितने एग्जांपल कर रहे थे ना, उसमें हर एक में एक्विजिशन की जो डेट थी, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो थी, वो साल के आखिरी में हो रही थी 31 मार्च को। तो कोई भी कॉन्सेप्ट प्री और पोस्ट एक्विजिशन का नहीं चल रहा था। अब अपन ना साथ में ये देखेंगे कि भाई साल के बीच में अगर एक्वायर किया तो उस केस में कुछ प्री एक्विजिशन होगा, कुछ पोस्ट एक्विजिशन होगा। तो वो कैसे आएगा लिखना एग्जाम्पल। वही सेम बैलेंस शीट बना दो, होल्डिंग और सब्सिडी दो कॉलम। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में क्या था इस क्वेश्चन में देखना, वापस से बता रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों कितने कितने की है? 1 लाख की और 10,000 की। लेकिन इन दोनों को खरीदा किसने है? एच लिमिटेड ने। 1 लाख और 10,000 यानी कि 1,10,000। तो टोटल 1,10,000 का हो गया, उसका 90% एच लिमिटेड ने खरीदा कितने में? 1,80,000 में। तो 1,10,000 का 90% कितना हुआ? 99,000। 99,000 को खरीदा कितने में? 180 में। यानी कि गुडविल कितने की हो गई? 81,000। और बचा हुआ जो 10% है वो किसमें कहलाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक तो ये हाँ। चलो लिखना अगला एग्जांपल। बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट के ऊपर डेट डाल देना, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। 2025 की बैलेंस शीट है मार्च की। वही एच और एस के दो कॉलम बना देना। लिखना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 5 लाख और 2.5 लाख। 5 लाख और 2.5 लाख। 5 लाख और 2,50,000 ये हो गई। रिजर्व्स, रिजर्व्स 1,50,000, 1,50,000 और 50,000। 1,50,000 और 50। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख और 1.5 लाख। करंट लाइबिलिटी 2 लाख और 1.5 लाख। पीपीई एसेट साइड में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स एसेट्स कुछ भी लिख लो दोनों में से। पीपीई 4.5 लाख और 3 लाख। 4.5 लाख और 3 लाख। 4.5 लाख और 3 लाख। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 80%। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 80%। 80%, 8 नहीं 80%। करंट एसेट्स कितना बच रहा है? अमाउंट इसका है कितने के शेयर से? ठीक है 2,80,000 लिखो, 2,80,000। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बैलेंस निकाल दो इसकी, इन्वेस्टमेंट की। वो भी आगे लिखवाऊंगा नोट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक 20 और 1.5 लाख। हाँ लिखना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एच लिमिटेड had made, H Limited had made investment in shares of, investment in shares of S Limited, in shares of S Limited on 1st April, 1st April 2024, 1st April 2024, S Limited had when S Limited had
reserves of 40,000, when S Limited had reserves of 40,000, यानी कि एस लिमिटेड का रिजर्व कितना था 40,000। तो कह रहा है कि अगर जब हमारा रिजर्व कितने का था 40,000 का 1 अप्रैल को, तब उसने हमें एक्वायर कर लिया। तो लिखना प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो देखो, अब एक बात समझना, उसने क्या बोला, मान लो अगर ये मेरी टाइमलाइन है, ठीक, साल शुरू कहां से हो रहा है 1 अप्रैल 2024 और साल खत्म कहां होगा 31 मार्च 2025। हमें जो बैलेंस शीट दी हुई है वो कहाँ की दी हुई है, यहाँ की दी हुई है, ठीक। अब एक बात समझो, हमने खरीदा कब 1 अप्रैल को, तो यानी कि मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन का क्या हो गई 1 अप्रैल हो गई। अब यहाँ पर जो ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर हमारी कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने की है एस लिमिटेड की 2.5 लाख, और एस लिमिटेड के रिजर्व्स कितने के हैं, बट उसने क्वेश्चन में हमें बताया कि जिस डेट पे आपने एक्वायर किया था ना, उस डेट पे आपके रिजर्व्स कितने के थे, तो यानी कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना रहा होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 10,000। तो हमारे टोटल रिजर्व कितने के 50,000 के, उसमें से 10,000 तो करंट ईयर का प्रॉफिट है, और हमने एक्वायर कब किया था इस डेट पे, तब आपका रिजर्व कितना था 40,000। तो रिजर्व जो 40,000 का है ये पुराना है, लेकिन ये 10,000 तो करंट ईयर के मतलब एक्विजिशन के बाद का है ना। ये जो 10,000 है ये प्रॉफिट तो खरीदने के बाद है। मैंने तुम्हारी कंपनी खरीदी 1 अप्रैल को, फिर तुमने पूरे साल में 10,000 रुपए कमाए, तो वो तो मेरे खरीदने के बाद कमाए ना, तो उस पर तो मेरा सीधा सीधा हक है। तो मैंने जो तुम्हारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो तो यहाँ किया होगा ना, तो उस केस में रिजर्व कितने के रहे होंगे 40,000 के। तो हमें जो कंसीडर करने हैं वो कितने के करने हैं 40,000। ठीक, कैपिटल, शेयर कैपिटल कुछ नहीं है करंट ईयर में, तो यानी कि कैपिटल तो पुरानी चलती हुई आ रही होगी। कैपिटल कैसे चलती हुई आ रही होगी, पुरानी। ठीक, मैंने परसेंटेज लिखवाई थी क्या इन्वेस्टमेंट में, हाँ 80% लिखवा दी थी, ठीक। ठीक, तो ये हो गया। तो अब इस केस में हमारा जब गुडविल निकलेगी, गुडविल या कैपिटलिज्म, वो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल कितने की है 2,50,000। रिजर्व्स यहाँ पर कितने लेंगे, प्री एक्विजिशन वाले, प्री एक्विजिशन वाले कितने हैं 40,000। क्योंकि जो 10,000 के हैं वो तो मैंने साथ मिलके कमाया ना, उसमें थोड़ी है, मेन तो वो होगा जो एक्विजिशन से पहले का था। ठीक, तो कितना आ गया 2,90,000। इसका कितना, मेरे पास कितना शेयर है 80%, तो कितना हुआ 80%, 2,32,000, जबकि मैंने खरीदा कितने में, इन्वेस्टमेंट कितनी है 280, 280, तो कितना हुआ 48,000, 48,000 की क्या आ गई। फिर से बोलता हूं, मैंने अगर खरीदा इस डेट पे है, तो कैपिटल और रिजर्व सारे किस डेट के देखे जाएंगे, इसी डेट के देखे जाएंगे। ठीक, कैपिटल हमें यहाँ पर दी है 250, और करंट ईयर में कुछ भी इशू नहीं करा, तो यहाँ पे कितनी रही होगी 250 रही होगी। लेकिन रिजर्व साफ साफ बता दिया कि इसके 40,000 यहाँ के रिजर्व है, और क्लोजिंग कितना है 50,000, तो यानी कि पूरे साल में कितना कमाया होगा 10,000। तो हम तो एक्वायर यहाँ कर रहे हैं ना, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे। तो उसके केस में कैपिटल और रिजर्व कौन सी डेट का लेंगे 1 अप्रैल का। तो 1 अप्रैल को कैपिटल तो 2.5 लाख की है, रिजर्व 40,000 के है, तो मैंने 2.5 लाख और 40,000 ले लिया, 290, 290 में से 80% करेंगे हम, क्योंकि बाकी बचा हुआ तो क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो ये 232 आ गया, हमने इन्वेस्ट किया 280, गुडविल कितने की आ गई 40,000। ठीक, एक और तरीके से इसकी वर्किंग हो सकती है, किस तरीके से वर्किंग हो सकती है, देखो, एक यहां लिख दो प्री एक्विजिशन, एक यहां लिख लो पोस्ट एक्विजिशन। हमें चीजें इकट्ठी करनी है कि एक्विजिशन से पहले की कितनी है, प्री एक्विजिशन कितना है, और एक्विजिशन के बाद का कितना है। ठीक है ना, एक मिनट देखते रहो सुमित, अभी उतारो मत, उतारने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझते जाओ। मैंने क्या बोला, हम जो ये सारा डाटा है ना ऊपर, उसको अलग कर देंगे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में।
क्या कहते हो, शेयर कैपिटल प्री का पार्ट है या पोस्ट का पार्ट है, प्री का पार्ट होगा, क्योंकि जब मैंने एक्वायर किया तब भी मेरी शेयर कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख की थी, तो मतलब ये सारा पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। तो प्री एक्विजिशन में सबसे पहले आ गई शेयर कैपिटल कितनी, 2,50,000। अगर मैं बात करूं रिजर्व्स की, तो 40,000 तो प्री में है और 10,000 किस में है, पोस्ट में। 10,000 किस में, पोस्ट में, बस ये दो चीजें हैं। इसका सिर्फ नहीं नहीं, खरीदने के बाद का सिर्फ उतना एरिया, टोटल नहीं, क्योंकि 40 तो यहाँ ले लिया ना, तो बचा कितना, 10 ही तो बचा, सिर्फ उतना एरिया लेना जो पास है। ये कितना आया, 2,90,000, और ये कितना आया, 10,000। ठीक, इसका मैंने कितना खरीदा, यानी कि होल्डिंग लिमिटेड के पास कितना परसेंट शेयर है, 80%, यानी कि 2,32,000, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कितना चला गया, 20%, यानी कि कितना, 50। ऐसे ही अब अगर आपने बाद में भी कमाया, तो उस कमाई का आपको तो सिर्फ कितना मिलेगा, 80 मिलेगा ना, तो यानी कि एच लिमिटेड के पास कितना आएगा, 80%, कितना, 8,000, और बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाएगा 20%, यानी कि कितना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना चलाएगा जाएगा 20%, यानी कि 2,000। समझ आ रही है। अब जो प्री एक्विजिशन है, हमने तो खरीदा तो यहीं पर है ना, तो इस डेट पे मेरा हक हिस्सा कितना था, 232 का, लेकिन मैंने खरीदा कितने में, 280 में, तो मैंने कॉस्ट कितनी है मेरी, 280, कितना आ गया, 48,000 की क्या आ गई, गुडविल। इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब होगा क्या क्या, ये कहां जाएगा गुडविल में, सीधा सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हो जाएगा, ये प्लस ये, यानी कि 58,000 और 2,000, 60,000 कहां चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, और ये वाला जो है, ये वाला हमारे रिजर्व में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्विजिशन के बाद का है ना, तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो बनाओ बैलेंस शीट, ये उतार लो, पहले पहले इसकी वर्किंग बना लो, फिर बैलेंस शीट। क्या कह रहे हो, हाँ मतलब अगर बोल दिया होता कि करंट ईयर की भी शेयर कैपिटल कुछ इशू करिए, मान लो 50,000 अगर करंट ईयर में इशू करे होते, तो हम फिर यहाँ पर 2 लाख लेते हैं, ठीक, बट ऐसा केस आता नहीं है कि करंट ईयर में शेयर कैपिटल इशू करें। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना, प्रेजेंटेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना, ये सारी जो वर्किंग नोट्स बनाए ना हमने, इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करेंगे आगे जाके, बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि कैसे प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन को बांट रहे हैं, कौन सी फिगर कहाँ जा रही है, ठीक है ना, वो ज्यादा जरूरी है। पहले से बनाना है।
बैलेंस शीट बनाओ। बनाई क्या बैलेंस शीट? शेयर कैपिटल कितनी आ रही है? रिजर्व्स 1,58,000 कर दिया ना, 58। उसके कितने थे रिजर्व्स? वैसे थे कितने के? 50, 150 के थे। 150 के साथ साथ ये 8,000 भी प्लस होंगे। ठीक, ये 8,000 भी क्या होंगे? प्लस, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल रिजर्व है जो पोस्ट एक्विजिशन वाले थे। तो भाई टोटल कितना आ रहा है बैलेंस शीट का? 10,68,000। शेयर कैपिटल 5 लाख आ गई जो सिर्फ होल्डिंग की थी। रिजर्व होल्डिंग के कितने थे? 150 के, उसमें 8,000 ये वाले प्लस हो गए जो हमारे करंट पोस्ट एक्विजिशन वाले थे, 158 हो गया। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 60,000 का, और लाइबिलिटीज तो डायरेक्टली प्लस कर दो, 2 लाख और 1.5 लाख। फिर असेट्स पे देखोगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगी, वो तो सीधा सीधा प्लस होके इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, उसकी जगह पे गुडविल आ जाएगी 48,000 की, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी वो गुडविल। और लास्ट में करंट एसेट्स प्लस हो जाएंगे। ठीक, तो 10,68,000 का टोटल आ जाएगा। एक बार निकालना स्टडी मैट, इसका स्टडी मैट डाउनलोड करना, तुम्हें मैं दे देता हूँ अगर फोन नहीं है तो हो जाएगा। गूगल से निकाल लो स्टडी मैट। स्टडी मैट खोल लो, चैप्टर नंबर 10 है, मॉड्यूल आई थिंक 3 में होगा शायद, चैप्टर नंबर 10 मॉड्यूल 3 में या 2 में देखना। मॉड्यूल शायद 2 में है, मॉड्यूल अकाउंट्स में मॉड्यूल 2 चैप्टर नंबर 10।
उसमें यूनिट 1 होगी AS21, पेज नंबर 10.52, पेज नंबर 10.52, इलस्ट्रेशन नंबर 10। पेज नंबर 10.52, इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 10.52, इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलो इसी के जैसा है, तो समझना मेरी बात। अगर हमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया तो सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या है कि हमें ढूंढना पड़ेगा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। फिर उसके बाद प्री और पोस्ट को अलग अलग कर लेंगे, ताकि प्री वाला पोर्शन किसके लिए काम आएगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, और पोस्ट वाला हम डायरेक्ट उसमें ऐड कर देंगे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अलग अलग कर सके। तो ये सारी चीजें हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा इसको ना प्रेजेंटेशन के साथ दिखाऊंगा कि तुम्हें पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है। दोनों तरीके से बताऊंगा, वर्किंग ऐसे एक बार डायरेक्ट भी बना लेंगे और फिर प्रेजेंटेशन के साथ भी देख लेंगे। चलो क्या कहता है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एज एट 31 मार्च 20x1 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके बेसिस पे आपको 31 मार्च को बनानी है, ठीक। कहता है कि एच लिमिटेड हो गई और एस लिमिटेड हो गई, पीपी कितना हो गया 5 लाख 3 लाख, इन्वेस्टमेंट है 20,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, 2,20,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, तो ये इन्वेस्टमेंट दे दी उसने। करंट एसेट्स दे दिए, शेयर कैपिटल फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना 5 लाख और 2.5 लाख। तो एक बात देखो, एस लिमिटेड के कितने शेयर्स है, एस लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं, 25,000 शेयर्स हो गए। क्यों, क्योंकि 2.5 लाख शेयर्स है। एस लिमिटेड के कितने हैं, 2.5 लाख अमाउंट है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 25,000। लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे लिखा था ब्रैकेट में 20,000, तो मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000 शेयर्स में से 20,000 इन्वेस्ट कर दिए, मतलब 80% इन्वेस्ट कर दिए। तो माइनॉरिटी के पास कितना हो गया 20%, माइनॉरिटी के पास कितना हुआ 20%। बात समझ आई क्या, नहीं। मैंने क्या बोला, देखो उसने क्या बोला है, अगर मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक, ये एस लिमिटेड का कॉलम है और इधर ये मान लो, चलो दोनों ही बना लेता हूँ, ये एच और एस हो गया और इधर भी ये पर्टिकुलर एच और एस आ गया, ये एच हो गया, ये एस हो गया, ठीक। तो देखना नेहा, शेयर कैपिटल उसने बोला है एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, इसकी कितनी है 5 लाख, इसकी कितनी है 2.5 लाख, यही है। तो यानी कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो एस के नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 25,000। और असेट साइड में उसने एक इन्वेस्टमेंट बोली है, कितने शेयर्स में 20,000 शेयर्स, तो कितने की है 2,20,000 की, अमाउंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि एस लिमिटेड के शेयर्स कितने थे 25,000, जबकि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, तो मतलब हमने कितने परसेंट खरीदा 80%। डिवाइड करके निकाल लोगे, 20,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 80%। तो यानी कि एस लिमिटेड का 80% हमने खरीद दिया, बाकी 20% किसके पास जाएगा, माइनॉरिटी। ठीक, तो ये कहने का, तो अभी तक के क्वेश्चंस में परसेंटेज डायरेक्टली गिवन थी, इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे, तो इससे हमने परसेंटेज निकाल ली, ठीक। तो सबसे और एक बार बैलेंस शीट के लास्ट में टेबल के लास्ट लाइन पढ़ना, कहता है एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 20x1। तो यानी कि मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया 31 मार्च 20x1। हमारी बैलेंस शीट भी क्लोज कब हो रही है 31 मार्च 20x1 को। तो क्या कहते हो, अगर जिस डेट को बैलेंस शीट क्लोज हो रही है वही हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो सारी की सारी चीजें प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन है, क्या प्री एक्विजिशन। क्यों, क्योंकि अगर मैंने आज खरीदा और आज ही मेरी बैलेंस शीट क्लोज हो रही है, तो सारी की सारी जो भी चीजें होंगी आज से पहले की होंगी ना, तो सारी की सारी क्या है प्री एक्विजिशन, सारी की सारी क्या है प्री एक्विजिशन, ठीक। तो सारी की सारी चीजें हमारी क्या है प्री एक्विजिशन है, ठीक। तो पहला चीज हम सबसे पहली चीज हमें जो कैलकुलेट करनी होती है वो होती है डेट ऑफ एक्विजिशन, क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेगी कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। सेकंड, चेक करो कि हमारी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है, यानी कि हम कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं। तो हमने 20,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी 25,000 में से, तो यानी कि कितना हो गया 80%, कितना हुआ 80%।
ठीक, कितना आ गया 80%। क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, अब सारा का सारा फ्री ही है, कॉस्ट तो कुछ है नहीं, तो नॉर्मली हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो थर्ड पॉइंट में हमारा क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब पहले मैं चल रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, फिर मैं दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन के बेस पे। शेयर कैपिटल कितने की है, 2.5 लाख, और रिजर्व्स कितने के हैं, एस्टिमेटेड के, हाँ वही एक ही बात है, प्रॉफिट 1 लाख, 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व्स कोई बात नहीं, एक ही सेम चीज। तो टोटल कितने का हुआ, 3,50,000। इसमें से हमने कितने परसेंट एक्वायर किया, 80%। हमने कितने परसेंट एक्वायर किया, 80%। तो 80% तो हो गया होल्डिंग लिमिटेड का, कितना आ रहा है, और बाकी का 70,000 किस में चला जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। बाकी का 70,000 किस में चला गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ठीक, तो 2,80,000 का जो शेयर था उसको हमने खरीदा कितने में, 2,20,000। तो कितनी आ गई, 60,000 का कैपिटल रिजर्व। बिल्कुल, कैपिटल रिजर्व आएगा 60,000 का, क्योंकि हमने कम में खरीदा है। हमारा हमने कितने की चीज खरीदी, 280 की, लेकिन खरीदी कितने में, 220 में, तो हमें फायदा हुआ ना। फायदा हो गया तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे सब में हम ज्यादा में खरीदते थे, तो ज्यादा में अगर खरीद रहे हो तो गुडविल आएगी, बट अगर हमने कम में खरीदा तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। और बाकी 70,000 तो किसमें चला जाएगा, माइनॉरिटी। ठीक, बट थोड़ा सा ना इसमें ऐसे चार्ट वगैरह, वैसे वर्किंग नोट ही है तो बना भी दोगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। बट तुम चाहो कि इसकी और अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, तो कैसे प्रेजेंटेशन करोगे, थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहां पर लिखना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000 माइनस शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन कैपिटल। तो कैपिटल कितने की थी, 2,50,000 की, तो 2,50,000 इंटू 80%, 2,50,000 इंटू 80% कितना हो गया, 2 लाख, और माइनस शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन पी एंड एल अकाउंट, कितने के थे, 1 लाख का, उसका कितना 80% कितना आया, 80,000। तो कैपिटल रिजर्व कितने की आ गई, 60। ठीक, तो हमने करा क्या, बेसिकली देखना, यहाँ पर 250 और 1 लाख, 350, 350 का 80% करके उसका कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर बस मैंने दोनों का 80-80% अलग अलग करके दिखा दिया, बात तो वही हुई। और फिर फोर्थ वर्किंग नोट में मैं दिखा दूंगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन कैपिटल और शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन रिजर्व्स। तो ये 2.5 लाख की थी, इसका 20%, और ये 1 लाख का था, इसका भी 20%। तो ये कितना हो गया, 50,000, ये कितना हो गया, 20,000, टोटल कितना आ गया, 70,000। तो ये जो दो चीजें हमने यहाँ पर ऐसे निकाली, उसको बस प्रेजेंटेशन में तुम ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर टाइम ना हो या फिर ऐसे में दिक्कत हो रही हो तो तुम यही बनाया ना, हमें मेन बैलेंस शीट से मतलब है, बैलेंस शीट सही करनी है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वो मांग लेते हैं नोट्स थोड़े से ढंग से हो, तो इसलिए अगर थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर दोगे तो चलेगा। ठीक है, फिर हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है, वो बना। ओके, खुशबू कह रही है राइटिंग नहीं दिख रही, बड़ा लिखो। खुशबू कह रही है बड़ा लिखो, थोड़ा राइटिंग नहीं
हाँ बैलेंस शीट बना दो। भाई बुक्स आई नहीं सही तभी ऐसे, बुक्स नहीं आई कोरियर से आ गई। सैटरडे, सैटरडे को तो हाँ शायद सैटरडे। तो हाँ सेव तो है आज। अच्छा हाँ सेव तो मेरे पास डन हो गई, बैलेंस बन गई, मैच हो गई। 10,55,000 का आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट।
इलस्ट्रेशन नंबर 11 मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 11 मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इलस्ट्रेशन 11 जो है ना, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको ध्यान से करना है, बहुत चीजें इसके अंदर काफी सही है। कहता है एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 20x2। तो यानी कि हमारा जो ईयर हो गया पूरा साल 1 अप्रैल x1 से लेके 31 मार्च x2, 1 अप्रैल x1 से लेके 31 मार्च x2, ये मेरा क्या हो गया पूरा साल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट दे दिए। इन्वेस्टमेंट में कितने हैं, 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, कितने के 1,26,000 के। तो यानी कि हमने खरीदे कितने 8,000। करंट एसेट दे दिए, शेयर कैपिटल दे दी, पीएनएल और ट्रेड पेबल्स, एक एक करके चीजें देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 20x1। तो यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई 1 जुलाई। तो यहां पर लिख लो, मान लो ये है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 20x1 ये हमारी क्या हो गई डेट ऑफ एक्विजिशन, ये हमारी क्या हुई डेट ऑफ एक्विजिशन। और कहता है बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 20x1 वाज 30,000। यानी कि एक बार समझते जाओ, उतारना बाद में, एक बार समझने पे ध्यान दो ताकि दिक्कत ना हो। कहता है 1 अप्रैल 2001 को यहां पर मेरा जो पी एंड एल अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट में कितना बैलेंस था 30,000। कितना बैलेंस था 30,000। जबकि यहां पर पी एंड एल अकाउंट में कितना बैलेंस है 40,000, ऊपर दिया हुआ है ना बैलेंस उसके अंदर। ठीक, अभी छोड़ दो, समझ उतारो मत, समझते जाओ बस। क्या बोल रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस कितना था 30,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना था 40,000। तो यानी कि मैंने पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया होगा 10,000 मेरा हो गया होगा करंट ईयर प्रॉफिट। 10,000 मेरा क्या आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। ठीक, ये 10,000 का मेरा क्या आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। अब एक बात सोचो, डेट ऑफ एक्विजिशन कहां पर है 1 जुलाई को। तो यानी कि 1 जुलाई से पहले का तो प्री होगा और 1 जुलाई के बाद का क्या होगा पोस्ट। ठीक, तो सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या आ गई डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 1 जुलाई, 1 जुलाई 20x1। ठीक, पहली आ गई डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई 20x1। सेकंड चीज परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है, यानी कि आपने कितने परसेंट एक्वायर किया। अगर मैं बात करूं उसके एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1 लाख का अमाउंट था, 10 रुपए का एक शेयर यानी कि 10,000, जिसमें से आपने इन्वेस्टमेंट कितने की करी 8,000। तो कितना हो गया 80%। 8,000 शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करी, नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने के 10,000 के, इंटू 100, ये कितना हो गया 80%। कितना हो गया 80%। बात समझ आ रही है। ठीक, तो ये हो गया 80%। अब थर्ड केस में बात करें तो गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए प्री पोस्ट बांटना पड़ेगा। तो एक काम करो, एक ले लो प्री का, प्री एक्विजिशन, और एक ले लो पोस्ट एक्विजिशन। एक क्या ले लो पोस्ट एक्विजिशन। ठीक, एक हो गया प्री एक्विजिशन, एक हो गया पोस्ट एक्विजिशन। बात समझ आ रही है। अब इसमें जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल सारी की सारी कहां पर होगी प्री में होगी, क्योंकि करंट ईयर में कोई शेयर तो इशू करे नहीं है। तो यानी कि जो भी मेरी शेयर कैपिटल क्लोजिंग में है वही यहां पर थी, वही चलती जा रही है। तो सारी की सारी शेयर कैपिटल प्री में है। कितने की शेयर कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख की शेयर कैपिटल किसमें आ गई प्री में। इसके अलावा क्या है पी एंड एल अकाउंट। अब समझना पी एंड एल अकाउंट, देखो पी एंड एल अकाउंट में ये 30,000 तो डेफिनेटली क्या है फ्री के है, ये 30,000 तो क्या है फ्री के। लेकिन जो करंट ईयर का 10,000 है, इसमें से 3 महीने किसके होंगे फ्री के, और 9 महीने किसके होंगे पोस्ट के। तो 10,000 को हमें 3 और 9 महीने में बांटना पड़ेगा।
अगर क्वेश्चन बता देगा कि भाई पहले 3 महीने में कितना प्रॉफिट आया या फिर कोई एडजस्टमेंट दे देगा पहले 3 महीने की, तो हम उस हिसाब से 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो हम सीधा सीधा 10,000 को 3 और 9 की रेशो में बांट देंगे। तो 10,000 को 3/12 कर दो और 9/12 कर दो, कितना आया? तो यानी कि 3 महीने का कितना हो गया 2500 और 9 महीने का कितना हो गया 7500। तो प्री एक्विजिशन कितना हुआ 30,000 तो ये और 2500 ये, तो टोटल प्री एक्विजिशन कितना हो गया 32,500। टोटल प्री एक्विजिशन कितना हुआ 32,500, क्योंकि हमने खरीदा कहां पर था नेहा, यहाँ पर। यहां से पहले कितना हुआ 2500 और 30,000, ठीक। तो पोस्ट में सिर्फ कितना हुआ 7500, कितना हुआ 7500। तो टोटल कितना आ गया 1,32,500 और 7,500। इसका 80% किस पे जाएगा एच लिमिटेड पे और 20% किसके पास जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। 20% किसके पास जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। तो कितना कितना आ रहा है करना कैलकुलेट। ये आ गया 1,06,000 और ये 26,500। इसको खरीदा कितने में, कॉस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट की 1,26। तो ये हो गया शेयर और कॉस्ट कितनी है 1,26,000, तो 20,000 आ गया। क्या है ये गुडविल या कैपिटल रिजर्व? गुडविल, क्योंकि हमने किसमें खरीदा ज्यादा में, हमने किसमें खरीदा है ज्यादा में। तो प्री एक्विजिशन में 1,00,000 का शेयर कैपिटल, पीएनएल अकाउंट 32,500, टोटल हो गया 31,500। उसका 80% मैंने खरीद लिया, 20% माइनॉरिटी में चला गया। जो 80% खरीदा 1,06,000 का, कितने में खरीदा 1,26 में, तो यानी कि मेरी गुडविल कितने की आ गई 20,000 की। और माइनॉरिटी किस में चला गया 26,500, ठीक। फिर जो पोस्ट एक्विजिशन है 7,500 का, इसमें भी 80% तो किसके पास आएगा मेरे पास, यानी कि होल्डिंग लिमिटेड के पास। कितना आया 6,000 और 20% किस में चला गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, कितना 1,500। तो अब होगा क्या, गुडविल सीधी सीधी चली जाएगी बैलेंस शीट में, माइनॉरिटी ये और ये प्लस हो जाएगा, इकट्ठा दिखा देंगे। और ये जो प्रॉफिट है ये करंट ईयर का प्रॉफिट है पोस्ट एक्विजिशन, तो ये मेरे नॉर्मल पीएनएल में प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये वर्किंग हो गई, बना दो बैलेंस शीट इसको उतार दो, ठीक। अब इसी को दिखाने के लिए तुम इसी को, ये जो अलग अलग चीजें मैंने यहीं पर सारी कर दी ना, तुम तीसरा पॉइंट बना सकते हो कि शेयर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल में शेयर कैपिटल, शेयर इन पीएनएल अकाउंट प्री एक्विजिशन, वो निकाल के आ जाएगा हमारा गुडविल। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना, शेयर शेयर निकाल के, और फिर करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल देना, ठीक है। हम तो इसी को प्रॉपर प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो, बट ऐसे भी दिखाओगे तो चल जाएगा। बस यहाँ पर नाम थोड़े सही से लिख देना कि ये शेयर है, ये कॉस्ट है, ये गुडविल निकल। तो ये था सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें साल के बीच में एक्वायर कर रहा है, तो साल के बीच में अगर एक्विजिशन हो रहा है तो उस केस में कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हो? हम्म। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल सिर्फ आ जाएगी होल्डिंग की,
फिर उसके बाद रिजर्व आ जाएंगे होल्डिंग के, और उसमें प्लस कर देना ये 6000। ठीक, ये 6000 प्लस करना मत भूलना। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके, बाकी नॉर्मल चलेगा लाइबिलिटी। एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ ग्रुप में, वो कर दो।
देखना है कि क्वेश्चन भेजा मैंने। क्या कह रहा है? अच्छा नहीं, एक बुक है, ये मुझे एक बार करना है इसका। कोई नहीं। हाँ, खुशबू जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी तो तुम्हें ये रिकॉर्डिंग उसी में दिख जाएगी ऐप में। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, इसमें ये किया। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से करना। हम्म, देखो लिखा है नोट पर। हाँ, ये सारी वही होगी, एक एक है। क्या कहते हो, प्री और पोस्ट बांटा इसमें? बीच में खरीदा है? हम्म। देखो उसने क्या बोला है, 1 अप्रैल 1997 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। 1 अप्रैल 1997 का ओपनिंग है, तो यानी कि क्लोजिंग कब होगा? 31 मार्च को होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन आपने खरीद कब लिया? 1 जनवरी को, तो यानी कि वही हो गया, बीच में हो गया बिल्कुल। तो प्री पोस्ट में बांट दो। नहीं, बैलेंस शीट नहीं गिवन, सिर्फ एक बैलेंस दिया हुआ है 97 का। बैलेंस शीट तो पूरी 31 मार्च की हो गई ना। देखना सुमित, 1 अप्रैल 97 का ओपनिंग बैलेंस था, तो 31 मार्च 98 की बैलेंस शीट हमें दे दी। और खरीदा कब है? 1 जनवरी 98 को। तो ये हमारी क्या हो गई? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इससे पहले का जितना भी होगा वो सारा प्री में आएगा, इसके बाद का किस में आएगा? पोस्ट। ठीक, तो बांट दो फिर।
तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीके से चलेगा सेम। हाँ वही हो गया ना, देखो। हाँ इसमें अलग अलग दिए हुए दोनों, बिल्कुल। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6000 ऑन 1 अप्रैल 1997। तो सबसे पहले एक बात सोचो, यहाँ पर शेयर कैपिटल कितने की है? 30,000। 3 लाख। तो 3 कैपिटल हो गई। फिर रिजर्व्स कितने के हैं? कितने का? 30। ये दिया हुआ क्वेश्चन में तीनों चीजें, कब? बैलेंस शीट में यानी कि क्लोजिंग पे। ओपनिंग के लिए उसने कुछ नहीं बोला, ओपनिंग पे यानी कि शेयर कैपिटल भी कितनी रही होगी? 3 लाख रही होगी सेम, क्योंकि कुछ नहीं बोला उसने। रिजर्व्स भी कितने के रहे होंगे? 40,000 के। लेकिन पी एंड एल का उसने बता दिया कि यहाँ पर कितना था? 6,000। तो यानी कि 30,000 की शेयर कैपिटल सारी की सारी प्री में चली गई, 40,000 के रिजर्व सारे के सारे किसमें चले गए? प्री में चले गए, क्योंकि ये तो पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट करंट ईयर में कितना कमाया होगा तुमने? 24,000। क्लियर है नेहा? देखो ओपनिंग में अगर पी एंड एल 6,000 है और क्लोजिंग में 30,000 है, तो पूरे साल में कितना कमाया? 24,000। 24,000 में से 9 महीने तो किसमें है? प्री में। और 3 महीने किसमें है? पोस्ट में। तो इस 24,000 के 9 महीने चले जाएंगे किसमें? प्री में। और बाकी के 3 महीने किसमें चले जाएंगे? पोस्ट में। तो यानी कि 18,000 तो आ गया प्री में, और 6,000 आ गया किसमें? पोस्ट में। तो टोटल प्री का कितना हो जाएगा? 6 और 18 24, और पोस्ट में कितना हो जाएगा? सिर्फ 6। तो प्री प्री वालों के बेस पे कितने परसेंट है होल्डिंग? 100% है क्या? कुछ बताया उसने? कहीं लिखा है? नहीं, कहाँ है? 60 क्यों होगा? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाली क्या? 100, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है एच लिमिटेड एक्वायर्स ऑल द शेयर्स। तो ऑल मतलब क्या होगा? सारे के सारे खरीद लिए, तो 100% होगा। तो यानी कि माइनॉरिटी तो कुछ होगा ही नहीं। गुडविल निकाली क्या? गुडविल कितनी आई? 136। 136 बिल्कुल। कैंडल में प्री में 24,000 आएगा, देखना। 6,000 ये तो है ही प्री, और 18,000 ये भी प्री है, तो टोटल प्री में कितना हो गया? 24,000। और पोस्ट में 6,000 हो गया। 18,000। हाँ तो अलग अलग लिख दो। हाँ वैसे बाकी जब फॉर्मेट समझा दूंगा पूरा, तो तुम फॉर्मेट में देख पाओगे, रिजर्व सरप्लस एक साथ लिखना होगा। हाँ, रिजर्व तो सारा का सारा प्री था, तो सिर्फ होल्डिंग का, होल्डिंग का लिख दो। पी एंड एल में होल्डिंग का लिख के उसमें प्लस कर दो जो इसका 6,000 शेयर था। प्रॉफिट प्री पोस्ट में कुछ नहीं आएंगे रिजर्व, क्योंकि सारे के सारे प्री के थे। तो 6,000 ही रहेगा। अब इसमें कोई माइनॉरिटी तो है नहीं,
तो ये पूरा का पूरा ये भी होल्डिंग का हो गया, ये भी होल्डिंग का हो गया। ये क्या है, इतने का सामान खरीदा, बट कितने में खरीदा, तो वो कॉस्ट लिख लो। कॉस्ट कितनी है, 5 लाख, तो उससे आ जाएगी गुडविल। 136। और ये तो है ही पोस्ट, ये सारा का सारा होल्डिंग का है, क्योंकि 100% है, तो ये उसके नॉर्मल P&L में प्लस हो जाएगा बैलेंस शीट में। होमवर्क हमारे दूसरे वाले नंबर पे चल जाएगा। बन गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल मैच करा दो, कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन भेजा बस मैंने होमवर्क का, वो क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में। नहीं, बस आज एक ही है। हाँ वो है, बट वो तुम अभी उसका मतलब तुम FM शुरू करो। FM वाली में तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो वो देखना। FM में तो नए बच्चे हैं, नहीं FM में तो अभी तुम्हारा तुम लोगों का वैसे एक ग्रुप कोई खत्म हो जाएगा ना, मतलब एक सब्जेक्ट कोई खत्म हो जाएगा।